हे फ्रेंड्स, रनेश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। और आज मैं आपके पास 3 विनर्स लेकर आया हूँ मेगा कॉन्टेस्ट के। तो जो अभी हमने रिसेंटली मेगा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था पेप कोडिंग के अंदर, जिसके अंदर 50K वर्थ का प्राइज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उनके जो 3 विनर्स हैं वो हमारे साथ आज प्रेजेंट है। तो यश कुमार हमारे फर्स्ट विनर हैं, ये एलपी कॉलेज से हैं। फिर हमारे पास शालोक गोयल हैं, ये सेकंड विनर हैं और ये आईआईटी रुड़की से हैं। और युवराज शर्मा है हमारे साथ, ये हमारे थर्ड विनर हैं और ये एचबीटीयू कॉलेज से हैं। तो यश कुमार, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आप ये बताइए, नाडोस के ऊपर आपका एक्सपीरियंस कैसा था और क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग थे, स्पेसिफिकली द फर्स्ट वन। और सोल्व करने में काफ़ी बढ़िया लगा। और नाडोस का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, यूआई भी बहुत क्लीन था। और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। मैंने ओके। पहले भी कॉन्टेस्ट दे चुका है इस पे, एंड ये डिफरेंट है। अच्छा, ये आपका पहला कॉन्टेस्ट नहीं था नाडोस के ऊपर, इससे पहले भी आपने दे चुके हो जी। कॉन्टेस्ट? हाँ। ठीक है। मतलब प्लेटफॉर्म तो हम नियर बाय फ्यूचर और इम्प्रूव करते जाएंगे एक्सपीरियंस उसके ऊपर। मतलब हमने 3 सवाल डाले थे, जोन एंड मेंशन, फिर पेपको द स्ट्रिंग हम्म। प्रॉब्लम एंड अमन एंड मेट्रोस। तो आपने कौन कौन से सवाल पूरे पूरे सॉल्व कर लिए थे? पूरा मेरा फर्स्ट हुआ था, और सेकंड में एक टेस्ट सेशन चला था, और थर्ड में मेरे से 15 पॉइंट आए ठीक थे, है, एक जॉन टेस्ट एंड के मेंशन, जॉन एंड मेंशन, बाद। ठीक है। ओके। तो मैं बस जान सकता हूँ आपने जॉन एंड मेंशन के ऊपर क्या तरीका लगाया था, कैसे अप्रोच किया था उस प्रॉब्लम को? सबसे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम, हाँ, जॉन एंड मेंशन। तो उसमें क्या था, वो क्वेश्चन देखते लग रहा था कि इससे लेजी प्रोपोगेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें एक बिट में रेंज में वो करना था, अपडेट हम्म। भी करना था, और उसके बाद हमें ये भी बताना था कि कितने वो इन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो ये था कि अगर रेंज में अपडेट करना है तो फिर ये हो जाएगा कि अगर हम एक डायरेक्शन को फिक्स कर ले कि हम इस डायरेक्शन को 1 रखेंगे और इस डायरेक्शन को 0, तो हम एक सेगमेंट ट्री में लगा सकते हैं। और रेंज अपडेट में क्या करेंगे कि अगर हमने जो अपडेट करते टाइम उसमें उसको इन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि जो जितना काउंट था उसको एन माइनस काउंट, लेंथ माइनस काउंट कर देंगे, ताकि अपडेट हो जाए कि अब ये सारी सारी जो डायरेक्शन थी उसका उल्टा हो गया। और ऐसे ठीक है। फिर जो सिंपल सेगमेंट्री में क्वेरी होती है उससे हमने क्वेरी का आंसर प्रिंट कर ओके, चलो नाइस। एंड शालो गोयल, आप बताएंगे कुछ नाडोस के ऊपर अपने एक्सपीरियंस के बारे में? क्या आपका पहला कॉन्टेस्ट था नाडोस के ऊपर? हाँ, मेरा ये पहला ही कॉन्टेस्ट था। मुझे मतलब मेगा कॉन्टेस्ट के बारे में रुड़की से मेल आया था कि ओके। मतलब नाडोस कॉन्टेस्ट कर पा रहे हैं पेप कोडिंग। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि प्राइस मनी भी अच्छी है, और मतलब फिर मैंने आपकी वेबसाइट भी विजिट करी थी, वो भी काफी अच्छी लगी थी, यूआई वगैरह। और फिर मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, वहाँ भी 92 के सब्सक्राइबर थे, तो मुझे मतलब काफी अच्छा लगा। तो फिर हम मन किया देने का, तो फिर हाँ मैंने दिया था। पर ये ओके। मेरा पहले ही था। मतलब ये आईआईटी रुड़की के मेल पे आया था, किसी ग्रुप के ऊपर हमारे कॉन्टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आई थी, राइट? ओके। सो जैसे ये कॉन्टेस्ट नहीं, अगर आपका। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं भेजा था। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया था। मतलब आईआईटी रुड़की की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं भेजा था। हाँ। दैट्स नाइस। मतलब ये हमें नहीं पता था, मतलब हमारे साइड से ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमें नहीं पता था कि हमारा कॉन्टेस्ट इतनी जगह पहुंच चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को पुश किया जा रहा है। दैट्स रियली ग्रेट। एंड थोड़ा बताएंगे जैसे कि यूआई, जैसे सबसे पहले तो मैं यूआई के ऊपर ही बात करना चाहूँगा कि क्या जो हमारा यूआई था इस कॉन्टेस्ट का, ये यूज़र के हिसाब से सही था? मतलब यूज़र इंटरफेस इसके अंदर सही था? आपको कैसा फील लगा मतलब कॉन्टेस्ट देते टाइम? हाँ। हाँ, काफी अच्छा था। मतलब जैसे अब स्टार्टिंग में आप लोग आई एग्री लिखवाते हो, वो काफी अच्छा लगा मुझे कि पहले ही मतलब जो कॉन्टेस्ट देने वाला है उसे पहले ही मतलब हाँ करवा लेते हो कि हाँ मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं टैब चेंज नहीं करूंगा, विंडो क्लोज नहीं करूंगा। तो वो ये काफी अच्छा लगा। बाद में यूआई भी मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा, शायद मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम थी इसलिए स्टक हो गई थी, पर बाद में स्मूथ चल रहा था पूरा। वो एक्चुअली आई एग्री लिखवाने का जो मोटिव ये था कि यूजली जो कॉन्टेस्ट हुआ करते थे वहाँ पे टिक बॉक्स का साइन होता था, तो लोग टिक कर तो देते थे पर वो पढ़ा नहीं करते थे कि एक्चुअल में टिक किसके ऊपर कर रहे हैं। वो बिना पढ़े बस टिक करा हम्म। एंड कंटिन्यू कर देते थे। सो इस बार ताकि कोई भी यूज़र जब टेस्ट दे तो उसे पता हो कि भाई इस टेस्ट के अंदर ऐसा होगा कि मे बी कैमरा ऑन हो सकता है, मे बी माइक ऑन हो सकता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन में पहले आई एग्री लिखवा लो ताकि वो एटलीस्ट पढ़ तो ले। तो हम फोर्स करते हैं इस तरीके से कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो एक बार, ताकि वो पता रहे कि क्या क्या होने वाला है कॉन्टेस्ट में। ये चीटिंग की प्रोबेबिलिटी जितनी कम कर सकें उसके लिए करा था। एंड 3 प्रॉब्लम थे टोटल। आपको सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कौन सी लगी थी?
जैसे जोन एंड मुझे मेंशन था, पेपकोड इंटरेस्टिंग तो स्ट्रिंग थर्ड प्रॉब्लम। लगी थी, पर थर्ड मेरे से हुआ नहीं। ओके। हाँ मतलब थर्ड वाली जो थी वो अच्छी लगी थी, पर मतलब मेरे से हो नहीं पाई। ओके। और मैंने फर्स्ट और सेकंड करी थी। फर्स्ट में फुल पॉइंट्स मिल गए थे, 100 पॉइंट्स। हम्म। सेकंड में मुझे 90 पॉइंट्स मिले थे 100 में से। वैसे थर्ड एंड जो सेकंड क्वेश्चन थे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी दोनों। अ, दोनों ही काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। हम्म, जैसे थर्ड प्रॉब्लम थी डीपी विद बिट मास्किंग की थी। इसका जल्दी मैं सॉल्यूशन डालने वाला हूँ, यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन डालूंगा तीनों प्रॉब्लम्स का। एंड जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो थी वो भी डीपी की ही प्रॉब्लम है। वो यूजली ग्राफ की प्रॉब्लम है बट डीपी से सॉल्व होती है, एंड फर्दर उसके ऊपर स्ट्रिंग का एक एल्गो लगता है। एंड फर्स्ट जैसे कि यश ने बताया, इस पे लेजी प्रोपोगेशन लगा, बेसिकली सेगमेंट ट्री की प्रॉब्लम थी ये, जिसमें रेंज अपडेट एंड रेंज क्वेरी के ऊपर सवाल था पूरा। ओके। हाँ। युवराज, आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताइए पहले तो आपको कैसे पता लगा इस कॉन्टेस्ट के बारे में, और क्या ये आपका पहला कॉन्टेस्ट था वेब कोडिंग के ऊपर? जी सर, मेरा तो ये पहला ही कॉन्टेस्ट था। हम्म। मैं असल में यूट्यूब खोला था मैंने 5 बजे के आसपास, ओके। और मैंने वीडियो देखी, मतलब कि सर ने डाल रखी है कि 7 बजे से कॉन्टेस्ट है। हम्म। तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं, अच्छा मौका है। प्राइज मनी भी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे, तो ठीक मैंने फिर है। ट्राई करा। तो आपको और बेसिकली यूट्यूब से मतलब रीच मिली थी हमारी, यूट्यूब से पता लगा कि हम कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो पहला यस जो सर, कॉन्टेस्ट था आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके ऊपर? काफी बढ़िया था वैसे। इजी लगा मुझे सब समझना, जैसे कि कहाँ पे यूआई काफी बढ़िया लगा इसका। हम्म। और क्वेश्चंस वगैरह भी अच्छे से लिखे थे, टेस्ट केस वगैरह सब। और टेस्ट केस जैसे आउटपुट था वो काफी जल्दी आ रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, स्टक नहीं हो रहा था कि सबमिट कर दो और आउटपुट काफी देर में आता है कि एक्सेप्ट हुआ नहीं कहीं कहीं पे। ये भी काफी बढ़िया लगा। चलो, Yes. बढ़िया लेस्ट, ये अच्छी बात है कि आप लोगों को हमारा यूआई काफ़ी अच्छा लगा और कॉन्टेस्ट देकर आप लोगों को मज़ा आया। फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा, आपके बैकग्राउंड के बारे में। आफ्टर ऑल आप विनर हो, तो आप हो हमारे वेब कोडिंग के हीरोज़। तो अब हीरो हो तो ऑफ कोर्स हीरो के बारे में दुनिया जानना चाहेगी कि आपने कैसे तैयारी करी, क्या करा। तो यश, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप अपनी थोड़ी बहुत जर्नी बताओगे कि आप कब से आपने कोडिंग स्टार्ट करी और क्या क्या करा आपने? तो मैंने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तो मुझे आइडिया लग गया था, तब मैंने नेट वगैरह पे ब्लॉग वगैरह पढ़े थे कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज दी हम्म। मेन की। तो मैंने तभी से प्रिपरेशन कर दी थी, लाइक मार्च अप्रैल, लाइक आफ्टर 12th के जो वैकेशन के बाद। तो मैं तब से ओके। प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो अभी मुझे मोर देन 2 years हो चुके हैं। तब फिर मैंने कोड शेफ करा था। फिर कोड शेफ पे काफी टाइम लॉन्ग चैलेंजेस होते थे उस टाइम बहुत ज्यादा। तो उसमें काफी इंटरेस्ट आया था, फिर काफी प्रॉब्लम कोड शेफ पे करी। फिर मैं कोड फोर्सेस पे आया। कोड फोर्सेस पे आने में मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इतनी हम्म। कोड फोर्सेस की, और टफ भी पड़ता है वैसे। तो फिर कोड फोर्सेस पे आया था तो मुझे और अच्छा लगा कि इसमें वीक में 2-3 कॉन्टेस्ट हो जाते हैं। तो फिर मैं उनको भी देने लग गया। फिर कोड फोर्सेस पे मेरा ज्यादा फोकस हो गया। ओके। मैंने काफी प्रैक्टिस करी अलग अलग टॉपिक्स की। तो बेसिकली आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। तो आपको ऐसे हाँ। कॉम्पिटेटिव का पता कैसे लगा? मतलब यूजुअली होता है ऐसे कि पहले डायरेक्टली पता नहीं लगता कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ही स्टार्ट करनी है या डेव करना है, कन्फ्यूजन होती है। जैसे फर्स्ट ईयर में मुझे तो कन्फ्यूजन हुआ करती थी कि मैं एमएल करूँ, एआई करूँ, या डेव साइड्स हों या सीपी साइड्स हों, कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसा था, मैं जब एडमिशन ले लिया था तो मैं बस ये देख रहा था कि मतलब जो अच्छी कंपनीज होती है जैसे अमेजोन, गूगल, ये हम्म। सब किस चीज को प्रेफरेंस देती है। तो कोरा पे मुझे एक आंसर मिला था कि नाउ जो कंप्यूटर साइंस में है, वो कोई भी बच्चा कोई भी कॉलेज से अपॉर्चुनिटी ले सकता है। तो उन्होंने फिर कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बताया, गूगल कोड जेम के बारे में बताया, हम्म। कोड शेफ के बारे में बताया। फिर मैंने ट्राई करा, फिर मैंने 20 से क्वेश्चन करे थोड़े बहुत, फिर कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए कोड शेफ करा। तो मुझे ऐसे आइडिया लगा था कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का। ओके। तो आपको बेसिकली आपके मन में चाह थी कि भाई मुझे अमेजोन वगैरह ऐसी कंपनियां निकालनी हम्म, हैं, इसलिए कोरा से आपने सर्च करा। ठीक है। वैसे एक ऐसी मन में से ख्याल आया, पूछ लूँ, मतलब इस 2 साल की जर्नी में कभी आपको पेप कोडिंग के बारे में कुछ सुना, किसी ने जिक्र करा, कभी कहीं पता लगाओ? हाँ, लिंक्डइन पे काफी लोगों ने अप्रिशिएट करा था प्लेटफॉर्म को, क्योंकि इतना सारा फ्री कंटेंट मिल रहा है, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का। तो मैंने बहुत सारे कोर्स देखे थे और मैंने वेब कोडिंग से काफी टॉपिक्स देखे भी हैं। तो देखा जाए तो वेब कोडिंग काफी अभी काफी टाइम से मैं लिंक्डइन पे फॉलो कर रहा हूँ, तो काफी बहुत सारे कोर्स अप्रिशिएशन के होते हैं। तो तब मुझे आइडिया लगा कि हाँ, अच्छा काम कर रहा है वेब कोडिंग।
चलो ठीक है, मतलब यही हमारी चाह थी कि जब हम अपनी वीडियो बनाएं, कोई भी हम वीडियो जब बनाएंगे यूट्यूब के ऊपर, हम इंडिया में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, दिल्ली के किसी कोने में बैठे हुए थे, और रात को कोई पर्सन तमिलनाडु से या फिर किसी गरीब गरीब परिवार से कहीं से भी हमारा वीडियो देख के एंड उसको बिना पैसे खर्च करे वो सक्सेस को अचीव कर पाए, यही हमारा मोटिव था वीडियो बनाने का। तो अगर वीडियो पहुंच रही है आप लोगों तक तो बड़ी बात है हमारे लिए। यही हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कंटेंट तो फ्री होना चाहिए, ज्ञान तो फ्री होना चाहिए। ठीक है यार, शाहरुख आपसे जानते हैं, आप अपनी जर्नी बताइए। आप जैसे आईआईटी रुड़की में हो तो वहाँ पे तो माहौल होगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, लोग वहाँ पे कोडिंग के बारे में बात भी करते होंगे, हाँ तो वही। स्टार्ट कैसे करा आपने? हाँ मतलब जैसे आईआईटी रुड़की में क्या होता है कि एडमिशन लेते ही हम्म। मतलब कॉलेज के अंदर ही काफी सारे क्लब्स हैं कि मतलब कोडिंग क्लब है और वेब डेवलपमेंट के लिए अलग से क्लब है, मतलब डांस म्यूजिक हर टाइप का क्लब है। तो उनकी इंट्रो टॉक्स होती हैं, वो मतलब अपने ग्रुप के ठीक है। बारे में बताते हैं और कैसे रिक्रूटमेंट होगा और उस ग्रुप का मोटिव क्या है, सब कुछ बताते हैं। तो ऐसे ही हमारे कोडिंग जो क्लब है उसका नाम है प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथमिक ग्रुप, उसको शॉर्ट फॉर्म में पैक बोलते हैं, PAG। शाहरुख तो उनकी इंट्रो ऐसा टॉक करते हुई तो हैं, मुझे पता चल रहा था कि, और फिर उन्होंने वहां बताया था कि आपकी ना वीडियो कुछ ज़्यादा ही लैग कर रही है, अगर वीडियो ऑफ करके बाद देखते हैं शायद वॉइस आपकी सही आ जाए। अब एक बार आप बोले दोबारा। स्टार्टिंग से बोलूं क्या? नहीं, यहीं से कंटिन्यू कर ले, यहाँ तक तो सही आई थी। एक बार से बोल लेता हूँ, मतलब फ्लो टूट गया ना। ओके ओके श्योर। हाँ तो मैंने मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर दी थी। तो हम्म। आईटी रुड़की में क्या होता है कि मतलब एडमिशन लेते ही हमारे कॉलेज में काफी सारे क्लब्स हैं, अलग अलग कोडिंग क्लब है, वेब डेवलपमेंट क्लब है और जैसे डांस म्यूजिक हर टाइप का क्लब है। तो उनकी इंट्रो टॉक्स होती है, उसमें वो अपने बारे में बताते हैं, मतलब उनका वो ग्रुप में क्या करते हैं, उनका मोटिव क्या है, हर चीज बताते हैं। तो ऐसे ही फिर जो हमारे कॉलेज में कोडिंग क्लब है उसका नाम है प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथमिक ग्रुप, उसको ओके। PAG बोलते हैं, मतलब पैग। तो उनकी इंट्रो टॉक हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि हाँ मतलब CP ऐसे CPC ये होता है, इसमें मैथ्स लगती है, थोड़ी मेंटल एबिलिटी लगती है ये सब। और मुझे मैथ्स मतलब 12th में 11th में शौक था काफी। ठीक है। तो फिर मैंने ट्राई करके देखा CP को, फिर मतलब मेरी वहीं से स्टार्ट हो गई थी, मतलब मेरी फर्स्ट सेम में से ही स्टार्ट हो गई थी, तो फर्स्ट ईयर के बेसिकली मतलब फर्स्ट सेम फर्स्ट से। सेमेस्टर से कर रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट स्टार्ट कोड फोर्सेस या कोड शेफ किससे किया था आपने स्टार्ट? हाँ स्टार्ट तो मैंने कोड शेफ से किया था, क्योंकि कोड शेफ में लॉन्ग चैलेंजेस होते थे उस टाइम पे। और ओके। लॉन्ग चैलेंजेस काफी मतलब एजुकेशनल टाइप होता है, मतलब काफी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मतलब मैंने 1-2 मंथ्स तो सिर्फ कोड शेफ पे लॉन्ग चैलेंज दिए थे। फिर थोड़ा वहां पर परफॉर्मेंस ठीक होने लग गया था, फिर मैंने सोचा कि अब शॉर्ट कॉन्टेस्ट भी देने चाहिए। तो मतलब कोड शेफ पे भी दिए साथ साथ और कोड कोर्सेज पे भी दिए फिर। ओके। और फिर अब मैं एड कोडर पे भी देता हूँ। ठीक है। तो आपसे भी सेम क्वेश्चन, पेप कोडिंग के बारे में कभी आपने सुना इस अपनी जर्नी के अंदर? नहीं एक्चुअली में क्या है कि कॉलेज में ही मतलब पूरा कल्चर है, तो इतना मतलब जैसे ज्यादा वो हम्म। हम एक्सप्लोर करते नहीं बाहर को, क्योंकि फिर हमारे एलएमसी काफी अच्छे हैं। जैसे राहुल ओके। डुग्गर है हमारा एलएम एक, वो उसकी कोड फोर्सेस में हाईएस्ट रेटिंग है, मतलब इंडियन किसी भी इंडियन की सबसे हाईएस्ट रेटिंग राहुल डुग्गर की है, वो हमारे कॉलेज से ही है। तो ऐसे दैट्स मतलब ग्रेट। अंदर ही कॉलेज में ही काफी अच्छा कर है। तो जनरली फिर मतलब एक्सप्लोर नहीं करते कि बाहर का ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कॉलेज में कल्चर हो इंस्टीट्यूट। जाता है, अगर कॉलेज में कल्चर बिल्ड होता है, अगर क्लब्स आपको सिखा रहे होते हैं, तो बाहर एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। युवराज, आपसे जानते हैं, आप अपनी थोड़ी कोडिंग जर्नी बताएंगे कि आप कोडिंग जर्नी में कैसे आए, कब से स्टार्ट करा, क्या करा? कोडिंग मैंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग तो स्टार्ट करी थी जब फर्स्ट ईयर मेरा लगभग खत्म हो गया था जून में। ओके। लेकिन पता था मुझे कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होती है सीनियर्स की वजह से। हम्म। जो फाइनल ईयर सीनियर्स थे उन्होंने कोड फोर्सेस पे ग्रुप बना रखा था, वहां पे कॉन्टेस्ट कराते थे वो, हर हफ्ते में लगभग एक तो करा ही देते थे। तो इसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि CP कुछ है। और स्टार्टिंग में मैंने कोड फोर्सेस से करी थी इसी वजह से, क्योंकि सीनियर्स ने ग्रुप बना रखा था सभी बच्चों का, मतलब डायरेक्ट कोड जो भी फोर्सेस। कॉलेज में। हाँ, ओके। ये काफी बढ़िया चीज है वैसे। तो इसी से मुझे पता लगा। फिर कोड फोर्सेस से मैं कोड शेफ पे गया। कोड शेफ में मैंने काफी लेट करा, मतलब
मतलब बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके। यूजली प्रोसेस होता है, लोग कोड फोर्सेस कोड शेफ से कोड फोर्सेस पे हाँ, जाते हैं, आप कोड फोर्सेस से कोड कोड शेफ पे फोर्सेस है गए क्या? थे। लेकिन कोड फोर्सेस बढ़िया है वैसे, मेरे ख्याल से हम्म। तो कोड फोर्सेस ही बढ़िया ज्यादा, कोड शेफ से। हाँ मतलब कह सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को लॉन्ग चैलेंज अच्छे लगते हैं, कुछ को शॉर्ट चैलेंज अच्छे लगते हैं। कोड फोर्सेस में ऐसा होता है कि ना मैथमेटिकल टाइप हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा सवाल मैथमेटिकल ओरिएंटेड होते हैं, तो मज़ा आता है कुछ लोगों को वहाँ पे। कोड शेफ पे मुझे ऐसा लगता है कि ना वहाँ पे डीएस और एल्गो पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। मतलब वो ऐसा कुछ करता है कि हमें डीएस सिखा रहा होता है हर बार बार। तो ये है। डिपेंड करता है मतलब किसको क्या पसंद है। मुझे मैथ, हाँ मुझे मैथ काफी पसंद है, इसलिए शायद उसे ही पसंद आते हैं चलो यहाँ मुझे पे कोड चारों फोर्सेस। मैथ्स वाले ही हैं, मुझे भी मैथ बहुत पसंद है। तो मुझे बचपन से, मतलब बचपन से तो नहीं पर जब से होश संभाला है तब से मैथ्स में बहुत मज़ा आता था, तो मैथ्स ही करता था मैं भी। तो मैथ्स ही करा है, फिर मैंने भी अपने कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट की थी कोडिंग। तो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करी थी एंड फिर वहाँ से कंटिन्यू करते करते मैं कोडिंग में आ गया एंड नाउ अभी आपके सामने बैठा हूँ। चलो ये तो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आपके बारे में जानकर। एंड अच्छा युवराज, एक सवाल आपसे भी, जैसे इस जर्नी के अंदर आपने जैसे डायरेक्ट ही कोड फोर से कोड शेफ से स्टार्ट कर लिया था, जैसे आप तीनों से ही सवाल है यूजली, तो कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि हम जब कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करें तो कैसे करें, क्या हमें पहले बेसिक सीखना चाहिए, क्या आप लोगों को पहले से बेसिक आता था, पहला सवाल, क्या आप लोगों को पहले से ही बेसिक्स पता थे, जावा या C++ जो भी आप लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो, और अगर नहीं पता थे तो आपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करा? यश आप बताइए, फिर मैं तीनों से पूछता हूँ एक बार, पहले आप बताइए। मुझे C++ आते थे, जो 11th 12th में जो कोर्स होता है ना कंप्यूटर साइंस का, तो मुझे बहुत उसमें सी बेसिक सी होता है प्लस वो प्लस तो। आते थे। हाँ बहुत बेसिक था, वेक्टर वगैरह भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। बाकी जो मैंने सीखे हैं कंसेप्ट, वो मैंने प्रॉब्लम करते टाइम सीखा है, कि जैसे मैं सबसे स्टार्टिंग में जब करता था तब मुझे पता चला था कि एरे की जगह वेक्टर को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओके। एक प्रॉब्लम आई थी जिसमें वेक्टर की हेल्प से ही हो रहा था सोल्व। तो जब मैंने दूसरों का सॉल्यूशन देखा तो मैंने कहा हाँ इससे और आसान पड़ता है, फिर मैंने वेक्टर ऐसे कर करके वो चीजें सीखी थी मैंने। ओके शालोक, आप बताएंगे, आप मतलब पहले से जानते थे प्रोग्रामिंग या फिर आपने भी करते करते सीखा है? नहीं मेरे पास 11th 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं थी, तो मुझे नहीं आइडिया था C++ का। ओके। जैसे मेरी दीदी है वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ही हैं, हम्म। तो उन्होंने मतलब गाइड कर दिया था पहले कि हाँ मतलब C++ सीख लियो जाते ही ऐसे। तो मैंने मतलब जाते ही थोड़ी C++ सीखनी स्टार्ट कर दी थी। बाकी फिर जैसे वो बैग है ना हमारे में, तो उन्होंने मतलब ओपन लेक्चर्स भी करवाते हैं जो जूनियर्स आते हैं फर्स्ट ईयर में। तो मतलब बेसिक जो होते हैं सीपी के बेसिक मैथ्स या हम्म। जो भी बेसिक, वो ओपन, उनको वो ओपन लेक्चर सीरीज बोलते हैं, तो उसमें सिखा दिया था बेसिक सीपी। उसके बाद फिर भी फ्लो बन जाता है सीखने का। बिल्कुल सही है। और युवराज आप? मैंने तो सर सी प्लस प्लस तो सीखी मतलब फर्स्ट ईयर में, क्योंकि 11th 12th में मैंने फिजिकल ले रखी थी। ओके। उसके बाद लेकिन मैंने डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दी थी सीपी, क्योंकि मैंने डीएस से पढ़ा नहीं था। डीएस से साथ साथ पढ़ना सही रहता है, यही मैंने सीनियर से सुना था। सीनियर्स ने हमारा काफी गाइड करा, मतलब सपने सर हमारे सीनियर थे, उन्होंने काफी गाइड करा मुझे, उनसे काफी फायदा हुआ मुझे। मतलब तीनों की स्टोरी ना ऑलमोस्ट सेम है, और ये ट्रू स्टोरी है एक्चुअली। मतलब जब स्टार्ट जब कोई भी इंसान करता है ना, लाइक जब मैंने भी अपने टाइम पे स्टार्ट करा था, तो मेरा भी बिल्कुल सेम आप जैसा ही स्टोरी है, कि सबसे पहले स्टार्ट करा तो बहुत मुझे भी कुछ नहीं पता, ना जावा पता थे ना C++। बस फ़र्क ये कि मैंने पहले जावा चूज़ करी थी लैंग्वेज ऐसा। और तो करते करते समझ में आया कि कहीं पे फंस रहे तो पता लगता अच्छा एरे को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फोर ईच लूप नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो किसी प्रॉब्लम में देखी तो पता लगा ये, फिर अचानक से क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि इसको देखूंगा जाके कैसे क्या करता है ये, फिर इसकी इन डेप्थ जानी। सेम फिर एरे एरे लिस्ट, तो करते करते ही आता है। और जो इंसान करते करते सीख रहा होता है ना, वो काफ़ी अच्छे से सीख जाता है, काफ़ी इन डेप्थ में सीख जाता है। तो अगर प्रोग्रामिंग सीखनी हो जेन्युइन तरीका, तो यही है कि आपको करते करते ही सीखना चाहिए। जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने यूनिक तरीके मिलेंगे आपको किसी चीज़ को लिखने के, किसी लाइन को लिखने के, तो वैसे ही नॉलेज बढ़ती चली जाती है। एंड ऑन एन एवरेज, अगर जैसे आप सभी लोग यहाँ पे सीपी करते हो, तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है कि एक एक एवरेज, मतलब एक पर्सन होता है ना सीपी में किसी एवरेज पोजीशन पे आ गया है, उस लेवल तक पहुँच, उससे थोड़ा प्लस लेवल तक पहुँचने में कितना टाइम हमें डिवोट करना चाहिए? ये कॉलेज के साथ साथ तो यार ऑफकोर्स मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉलेज का सीपी तो नहीं हो पाता मैनेज, तो आप लोग मैनेज कर रहे थे तो कितना टाइम डिवोट किया करते थे सीपी के अंदर, और ऑन एन एवरेज लेवल पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा?
लाइक मैंने जब अभी मेन जो मेरी परफॉर्मेंस जो बूस्ट हुई है वो मेरे लॉकडाउन के टाइम पे है, क्योंकि कॉलेज का काफी वो हो थोड़ा गया तेज था, बोलना लोड ऋषभ, कम हो आपकी गया आवाज़ कम आ रही है। था। हेलो। हाँ अब ठीक है। हाँ, तो मेरा जो मेन परफॉर्मेंस बूस्ट हुई है वो लॉकडाउन के टाइम पे हुई है। जब ओके। कॉलेज बंद हो चुके थे तो ऑनलाइन शुरू हो गया था, तो काफी लोड कम हो गया था कॉलेज का। और मैं काफी ज्यादा टाइम डिवोट कर पाया था, लाइक मोस्ट ऑफ द डे मेरा सीपी में चला जाता था। तब मैंने ठीक है। डेवलपमेंट भी शुरू नहीं करता, तो मैं सीपी शुरू कर रहा था तब। तो मेरा मार्च 2020 में मैंने काफी डीएसए, मतलब तब तक मेरा ये था कि एड हॉक प्रॉब्लम्स ये सब मैं पढ़ लेता था, कर लेता था। डीएसए का इतना नहीं था, तो मैंने फिर डीएसए पढ़ना शुरू करा कहीं कहीं से। फिर मैंने वहाँ उससे प्रॉब्लम करी, तो फिर वहीं से करा मैंने। ठीक है। ओ कि अच्छा, आप कह रहे हो लॉकडाउन के अंदर आपने पूरा पूरा टाइम दिया था, मतलब फुल डे। हाँ, जेन्युइन फुल है, इतना ही लगभग। देना चाहिए, जेन्युइन आंसर। शालोक, आप बताएंगे कितना टाइम आपके हिसाब से, क्योंकि अब यार कॉलेज भी देखना होता है हमें, तो कैसे मैनेज होता है? शालोक, आई थिंक कुछ इशू है। युवराज आप बता दीजिए। हेलो। हाँ शालोक, आ रही है आप आपकी आपकी आवाज़। आवाज आई। हाँ। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करना मुझे, आप आज ही अभी आई बस जस्ट। मैं ये पूछ रहा हूँ कितना टाइम आपके हिसाब से डिवोट करना चाहिए सीपी के अंदर, और ऑन एक एवरेज पोजीशन में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, और साथ में कॉलेज करिकुलम भी है, वहाँ पे भी हमें सीजी पे लानी है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है, प्लस सीपी पे भी आप ध्यान दे रहे थे। तो किस कैसे मैनेज कर रहे थे, कब आपने, मतलब किस सेक्टर में आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे? मतलब मैं स्टार्टिंग से सीपी कर रहा हूँ, मतलब डेव मैंने काफी कम ही करी है। हम्म। और फिर ये है कि जैसे लॉकडाउन हो गया था मार्च में, मेरा भी मतलब ये जैसा केस है, तो मार्च में मतलब जैसे लॉकडाउन हो गया था, तो उसके बाद कॉलेज का तो लोड मतलब बिल्कुल ही जीरो हो गया था। तो ओके। फिर मतलब भैया पूरा दिन फिर उसमें डिवोट करता था मैं सीपी को ही। और ओके। मतलब इस तरीके से करके 4-5 मंथ्स में मतलब ठीक ठाक हो गया था मैं। तो ऑन एन एवरेज मतलब 5-6 मंथ्स में आई थिंक ठीक एवरेज पहुंच सकते हैं और वो अगर 4 to 5 मेहनत करो तो। मंथ हमें फुल डे डिवोट करना पड़ेगा ना फिर, मतलब जितना मैक्सिमम टाइम हम निकाल सकते हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ, मतलब अगर फुल डे नहीं करोगे, हाँ अगर फुल डे नहीं करोगे तो 6-7 मंथ्स, मतलब इससे ज्यादा ओके। तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है। एंड युवराज आप? मेरे ख्याल से तो अगर जैसे मैंने तो मतलब मेरे साथ तो यही था कि जैसे कोरोना हुआ था, तो कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन हुआ, फिर पूरा पूरा दिन ओके। सीपी करता रहता, मैं तो सीपी करता रहता था, तो फिर हल्के हल्के इम्प्रूव हुआ। और अब जैसे कोरोना नहीं है तो फिर काफी कम टाइम दे पा रहे हैं, कॉलेज अच्छा, का लोड बहुत ज्यादा है, तो पेपर आ बेसिकली जाते हैं तो और टाइम इस कोविड ने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव डेवलपर पैदा बहुत करे सारा। हैं, हाँ क्योंकि ये तो आप तीनों ही कोविड की वजह से ही आज सीपी में हो, और इस कोविड की वजह से बहुत सारे डेवलपर बने हैं देश में, ये पता लग रहा है मुझे तो। मतलब दैट्स नाइस, मतलब कोई बहुत सारे लोगों ने कोविड के अंदर तो शो के और खाने पीने में गुजारी है ज़िंदगी, और आप लोगों ने मेहनत करी, और जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हो। तो आप लोगों से बात करके सच में बहुत मज़ा आया, और आपकी कहानी सुन के भी बहुत मज़ा आया। आई होप जो आपकी जो कहानी है वो जब लोगों तक पहुँचेगी, जब लोग आपकी कहानी सुनेंगे, आपके बारे में जानेंगे, तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी, वो आपसे सीखेंगे और फिर कॉम्पिटिटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि डीएसए ज़रूरी है, ऑफकोर्स ज़रूरी है। जितनी प्रोटिवेस कंपनी है, सभी कंपनियाँ डीएसए मांगती है। वो जब भी एंट्री लेवल की बात आती है डीएसए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप 8 ईयर एक्सपीरियंस पे हो, चाहे 10 ईयर एक्सपीरियंस पे हो। जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल की बात कर लो, गूगल तो पूरा अराउंड डीएसए पे जाता है, डीएसए प्लस सिस्टम डिज़ाइन इसी पे रहता है। माई आजकल अमेजोन भी सिस्टम डिज़ाइन प्लस डीएसए पे ही रहती है। माइक्रोसॉफ्ट डीएसए लिटिल बिट ऑफ प्रोजेक्ट, फिर अगेन सिस्टम डिज़ाइन, उनका भी यही पैटर्न चलता है। तो डीएसए बहुत ज़रूरी है, तो दुनिया को मैं यही बताना चाहता हूँ, डीएसए ज़रूरी है और इस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना आप ध्यान दे सकते हो दो, मैक्सिमम टाइम डिवोट करो। आपके सामने 3 एग्जाम्पल है, 3 हीरो बैठे हुए हैं, और ये तीनों यही कह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम डिवोट करना होता है, और लर्निंग तो करते करते ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई सिखाएगा और बस सिखा दिया और आप सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जब तक आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप नहीं बैठोगे उसके साथ, आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो आपको टाइम डिवोट करना होगा, वो भी मैक्सिमम टाइम जितना कर सकते हो, जैसा इन तीनों ने करा। इन तीनों ने कोविड के टाइम पे फुल डे डिवोट किया था, तो आपको भी फुल डे डिवोट करना होगा।
जितना मैक्सिमम कर सकते हो। अभी फुल डे नहीं कर सकते पर मैक्सिमम कुछ तो कर सकते हो। 8 घंटे 9 घंटे दिन के निकाले जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये 8 से 9 घंटे आगे की ज़िंदगी बहुत आसान बना देंगे आपकी। तो यार आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा और स्टोरी जान के भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को, मेरे दर्शकों को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसे सीखने को कुछ मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके इसको शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप्स के अंदर लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, और कमेंट कर देना अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।